तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है मैरी द फाइनेंशियली राइट पर्सन। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी पर्सनल फाइनेंस गुरु को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी रिच पर्सन को अपना पार्टनर बनाना चाहिए। फाइनेंशियली राइट पर्सन का मतलब ये है कि आपको ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जिसकी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी हो और पैसों को लेके अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। क्योंकि बहुत से लोग जब अपने पार्टनर के साथ शादी से पहले डेट पे जाते या अरेंज मैरिज से पहले अपनी होने वाली वाइफ को मिलते तो वो ये दिखाते कि उनके पास बहुत पैसे है, उनकी लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं है। वो उन्हें अच्छा फील कराने के लिए एकदम अच्छे होटल्स में लेके जाते, वैकेशंस पे जाते और एक्सपेंसिव गिफ्ट देते। लेकिन ये सब चीजें हमेशा के लिए हो नहीं सकती, तो इससे आगे जाके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्योंकि जब आप शुरू में ज्यादा खर्चा करते हो तो आप अपने पार्टनर के साथ एक गलत एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करते हो, क्योंकि आपके पार्टनर को लगेगा कि आपकी लाइफस्टाइल शायद ऐसी ही है। और ये चीज मेजॉरिटी लोग करते हैं और इसीलिए वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं होते, क्योंकि फिर 3 से 5 साल के बाद लोग वैसा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पाते और वो मैरिज की एक्साइटमेंट वाली फीलिंग भी खत्म हो जाती है। तो काफी सारी रिसर्च के थ्रू ये कंसिस्टेंटली पाया गया है कि 2 सबसे मेन रीजन जिसकी वजह से कपल फाइट करते हैं वो है मनी और टाइम। क्योंकि अगर आपका नेचर सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करने का है और आप जेन्युइनली अपनी फैमिली के फ्यूचर को लेके प्लान्स बनाते हो कि आपके बच्चे अच्छी स्कूल में जाए और आप रेंटल हाउस के बदले जल्दी एक खुद का घर खरीद लो, और हो सकता है कि आप उसके लिए पैसा सेव कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी वाइफ को ज्यादा खर्चा करने का शौक है, उसका नेचर बिल्कुल अलग है और उसका नेचर शो ऑफ करने का है, मतलब उनकी सोच शॉर्ट टर्म है और आपकी सोच लॉन्ग टर्म है, तो फिर हर छोटी छोटी बातों पे आपके झगड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अपने पार्टनर के साथ बैठकर डिस्कस करो, ताकि उनको भी पता चलेगा कि आप कोई एक्शन क्यों ले रहे हो। अगर आपके पास अपने पार्टनर का सपोर्ट नहीं होगा तो 99% चांस है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे ही नहीं, और अगर कर भी दिए तो आपकी जर्नी इतनी मजेदार नहीं होगी। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप पहले ही अपने पार्टनर के साथ इस बारे में अच्छे से बात कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी रियलिटी उनको वैसे भी पता चलनी है। तो शादी से पहले ही आप अपने होने वाले पार्टनर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उनकी फाइनेंशियल नॉलेज को चेक करने के लिए और उनका नेचर समझने के लिए कि उन्हें सेव करना पसंद है या स्पेंड करना। अब दोस्तों अपनी पहली मीटिंग में ही पैसों के बारे में पूछना थोड़ा अजीब लग सकता है, तो उसके लिए आप पहले ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं अभी मैरिड नहीं हूँ, तो मैंने काफी सालों पहले ही कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रखे हैं जो मैं अपने होने वाली पार्टनर से पूछूंगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लगती है तो आप उसका क्या करोगे। अब ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिससे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है। तो पहली मीटिंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछना ऑकवर्ड नहीं होगा, इंटरेस्टिंग होगा, और इससे आपको काफी इंटरेस्टिंग जवाब मिलेंगे लोगों के नेचर को समझने के लिए। तो दोस्तों ये था इस बुक का लेसन नंबर 1 कि इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आप अकेले नहीं हो, आपकी पार्टनर आपके साथ में होती है। तो या तो वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं या फिर एक बहुत बड़ा सपोर्ट। फिर दोस्तों दूसरा लेसन है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट जॉब एंड कनेक्शन। मतलब आपको अपनी लाइफ की जर्नी में काफी तरह के लोगों की मदद लगने वाली है, ये बात तो गारंटीड है। तो आपको कनेक्शंस अपने फर्स्ट जॉब से या स्कूल और कॉलेज से ही मेंटेन रखने चाहिए। जैसे हो सकता है कि जब आप अपना फर्स्ट जॉब ज्वाइन करते हो एज ए फ्रेशर और जो आपका टीम लीडर या मैनेजर होता है आपने उससे अच्छे रिलेशंस बिल्ड किए, फिर जब आप कुछ सालों के बाद एक टीम लीडर बनते हो और जो आपके फर्स्ट जॉब का टीम लीडर था वो अभी किसी दूसरी कंपनी में एक बड़े पोस्ट पे जैसे CFO बन गया होगा या वाइस प्रेसिडेंट बन गया होगा, तो उसकी हेल्प से आपको उसकी कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल सकती है जैसे मैनेजर की या सीनियर मैनेजर की। तो ज्यादातर अच्छे कनेक्शंस ऐसे ही बनते कि जो आपके सीनियर होते वो आगे बढ़ते रहते और साथ में वो आपको भी लेके चलते रहते, या फिर अगर आप उनसे आगे निकल जाते हो तो आप उनकी मदद कर सकते हो। तो लाइफ का रूल कुछ ऐसा ही है कि वो हमें अच्छे खासे मौके देती है लोगों से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। जैसे ये भी हो सकता है कि आपकी स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स, प्रॉपर्टी एडवाइजर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स बन चुके हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल मैं आप लोगों को बताता हूँ जो इस बुक में शायद नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप एक खुद इंटरेस्टिंग पर्सन हो या किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो तो लोग आपसे खुद कनेक्शन बिल्ड करना चाहेंगे। आप एक मैग्नेट बन जाओगे जिससे अल्टीमेटली आपके और ज्यादा कनेक्शंस बिल्ड होंगे और आप ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हर जगह काम करती है, जिसके ऊपर हम एक अलग वीडियो में डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद तीसरे लेसन के लिए मैं ऑथर की एक लाइन कोट करता हूँ कि द ओनली पीपल गेटिंग रिच फ्रॉम गेट रिच क्विक स्कीम्स आर द पीपल मार्केटिंग एंड सेलिंग देम। तो इसीलिए आपको गेट रिच क्विक का ड्रीम सेल करने वाले लोगों से अलर्ट रहना है, क्योंकि उससे आप अमीर बनोगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो लोग आपसे जरूर अमीर बन रहे। और दूसरी बात ये कि आपको गेट रिच स्लोली वाले लोगों से भी दूर रहना है। मतलब ऐसे लोग जो आपको महीने में एक बार बाहर कॉफी पीने से रोकते हैं या साल में एक बार अपनी फैमिली के साथ डिनर करने से रोकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गेट रिच श्योरली वाली स्ट्रेटेजी पे फोकस करना चाहिए जहां पे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए
रियल वेल्थ बिल्ड करते हो। क्योंकि दुनिया में जितने भी करोड़पति है, यानी जितने भी रिच लोग हैं, उसमें से 99% से भी ज्यादा लोग टाइम के साथ धीरे धीरे करके अमीर हुए। अगर आप किसी भी बिजनेसमैन को देखते हो जिसने एकदम कम टाइम में कुछ ही सालों में कोई बिजनेस करके अच्छा पैसा कमाया है, तो वो उसकी सालों की मेहनत का नतीजा होता है जो हमें दिखता नहीं है। तो आपको हमेशा शॉर्टकट वाली स्कीम से दूर रहना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल ऑथर ने हमें दिए हैं, वो है पिरामिड स्कीम, जहां आप 2 लोगों को ज्वाइन करते हो, फिर उनको 2 और लोगों को ज्वाइन करना होता है, फिर वो भी 2 और लोगों को ज्वाइन करेंगे, और इसी तरह इसकी एक चेन बन जाती है, और फिर जो इस चेन में सबसे टॉप पे होगा उसको इन सब का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब टाइम पास स्कीम्स होती है जिसमें आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। फिर दूसरी होती है पॉन्जी स्कीम्स, जहां आपको बहुत ज्यादा और गारंटेड रिटर्न प्रॉमिस किया जाता है, जैसे 20 या 30% या 50% एनुअली। तो इसमें आपको शुरू के कुछ महीनों तक अच्छा रिटर्न्स मिलेगा भी, लेकिन आपका पूरा पैसा रिकवर होने से पहले वैसे लोग हमेशा भाग जाते हैं। तो इसीलिए जेन्युइन प्लेस जहां आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है, वो या तो आपके डे जॉब से आएगी या अच्छी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने से आएगी डिविडेंड्स के थ्रू। क्योंकि यही कंपनीज जैसे TCS, रिलायंस, विप्रो, ये सब आप लोगों को सैलरी देती है, तो यही कंपनीज के डिविडेंड्स के थ्रू इनके इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में अपने शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और सोसाइटीज के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। इसके बाद चौथा लाइफ लेसन है डेट इज बैड, यानी कर्ज बुरी चीज है। अब दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, बहुत लोगों को डीप डाउन इनसाइड ये बात पता होती है, और ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और सेल्फ मेड अमीर लोग आपको इससे हमेशा दूर रहने को कहेंगे। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे चलते फिरते फाइनेंस के गुरु मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि लोन लेना अच्छी बात होती है, और उसके फायदे आपको गिनाएंगे कि देखो आपको लोन लेने से इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये लोग आपको ऐसी एडवाइस देते क्यों है? तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर ये है कि इंटरेस्ट और लोन से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करोड़ों और बिलियंस कमाती है। दोस्तों एक चीज आप लोग खुद गौर करना, जितने भी लोग आपको लोन लेने की एडवाइस देंगे, इनकी इनकम का मेजॉरिटी सोर्स आपके लोन लेने पे डिपेंड करेगा, और जितने भी लोग आपको लोन नहीं लेने की एडवाइस देंगे, इनको आपके लोन लेने या नहीं लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये ज्यादातर ऑलरेडी अपने बिजनेस या अपनी लाइफ में सेटल्ड होते हैं। तो जो लोग आपको लोन लेने की एडवाइस देते हैं, वो अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि आप एक लोन लेने के बाद दूसरा लोन ले, फिर दूसरे के बाद तीसरा, और इसी तरह आप इस कर्ज के जाल में फंसते जाए और आपको इसकी आदत हो जाए। जिस तरह एक सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीते पीते कहता है कि यार मुझे सिगरेट छोड़ना है, लेकिन छूटती नहीं, उसी तरह जिनको लोन लेने की आदत होती है, तो वो भी यही कहते हैं कि यार मुझे अपना लोन का टेंशन दूर करना है, लेकिन ये भी छूटता नहीं है। तो इसीलिए आप वही चीजें खरीदो जिसका खर्चा आप खुद उठा सकते हो। और जहां बात आती है क्रेडिट कार्ड्स की, तो ऑथर कहते हैं जस्ट से नो टू क्रेडिट कार्ड्स एंड नेवर गेट अ क्रेडिट कार्ड इन कॉलेज। और अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड लीजिए, और उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि आपसे कोई भी पेमेंट मिस ना हो जाए या आपकी स्पेंडिंग हैबिट चेंज ना हो जाए। क्योंकि लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज उनकी मदद कर रही है, लेकिन आपकी मदद करने के लिए कोई आपको महीने में 4 बार कॉल क्यों करेगा कि सर आपके लिए एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड आया है 2 लाख की स्पेंडिंग लिमिट का, प्लीज सर ले लो सर। ऐसा कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं करेगा। फिर सबसे लास्ट लेसन है हाउसिंग लेसन। तो यहाँ पे ऑथर हमें एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं कि डोंट बाय अ हाउस अंटिल यू आर सेटल्ड। अब सेटल का मतलब होता है कि जब आपकी एक अच्छी जॉब लग जाए जिससे आपको एक अच्छी सैलरी मिलती हो, या अगर आप बिजनेस का सोच रहे हो तो आपका बिजनेस थोड़ा स्टेबल हो जाए, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जब आपकी शादी हो जाए तब आपको एक घर लेने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी अर्ली 20s में होते हो तो आप एक ग्रोइंग स्टेज में होते हो, आपको जॉब्स चेंज करने पड़ सकते हैं, आपको शायद सिटी या कंट्री भी चेंज करनी पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप घर खरीद लोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी कि अगर आपने जल्दी होम लोन ले लिया तो आप एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाओगे, और आप उसी सिटी में उसी इंडस्ट्री में ट्रैप होकर रह जाओगे। और घर से रिलेटेड बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं जो लोग अपने कैलकुलेशन में ऐड करते नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, मंथली मेंटेनेंस, एजेंट की कमीशन, घर का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस। लेकिन अगर आप घर रेंट पे लेते हो या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो ये सब एक्सपेंस आपको उठाने नहीं पड़ते, जिससे अल्टीमेटली आपकी सेविंग्स भी ज्यादा होगी। और जब आप अपनी यंग एज में सेव करके इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में आपको उसके बदले में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है कंपाउंडिंग के पावर से। तो इन शॉर्ट आपको अपनी 20s में अपने जॉब और बिजनेस पे ही पूरा फोकस करना चाहिए, और जो आपके करियर के लिए बेस्ट होगा उसी से रिलेटेड आपको फैसले लेना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी इनकम होगी तो आपके पास एक तो क्या बहुत सारे घर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। अब मैं आपको इस बुक से कुछ वैल्यूएबल टिप्स देता हूँ। सबसे पहली है कि टेक द हाउस डाउन पेमेंट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टू मच ऑन वेडिंग। मतलब अगर आपके पास पैसे है या कहीं से आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप ज्यादा फंड्स अपने घर में लगाओ, ना कि शादी में। क्योंकि शादी तो सिर्फ एक दिन की होती है और घर में आपको हमेशा रहना होता है। तो शादी आप कम बजट में भी कर दोगे तो भी वो एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी क्रिएट कर सकती है। और ऑथर हमें इस बात की गारंटी देते हैं कि शादी में ज्यादा खर्चा करने से आपकी लाइफ की हैप्पीनेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन आपकी लाइफ में जल्दी खुद का घर हो जाने से बहुत ज्यादा पीस ऐड हो जाएगा।
फिर दूसरा है रीड एवरी लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू साइन, यानी आपको हर एक चीज पूरा डिटेल में रीड करना चाहिए जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन करते हो, क्योंकि जो चीज आपके नुकसान की होती है या सामने वाले की फायदे की होती है तो वो हमेशा उसे एकदम छोटे फॉन्ट में या कहीं लास्ट पेज में छुपा देते हैं, जिसे नहीं रीड करने से आप बाद में काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। फिर इसके बाद है मेक नो ओरल एग्रीमेंट्स, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आप बड़े अमाउंट के लिए करते हो तो उसे आप एक रिटन फॉर्म में लिख के ले लो। और सबसे लास्ट, अपनी लाइफ में 3 P's को फॉलो करो, पैशन, पोलाइटनेस और परसिस्टेंस, यानी जो भी आप काम करते हो उसे पूरे पैशन के साथ करो और जिनके साथ भी आप काम करते हो या रोज मिलते हो उनके साथ पोलाइट रहिए और अपने कोई भी काम में जल्दी गिव अप मत करो, उसे मेहनत के साथ करिए, यानी उसमें परसिस्टेंस रखिए। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में टैलेंटेड नहीं भी हो लेकिन अगर आप ये 3 P फॉलो करते हो तो भी आप बहुत सारे लोगों को पीछे कर दोगे और इससे आपको हमेशा इज्जत मिलेगी जो सबसे ज्यादा वैल्यूबल होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। अगर मिला है तो ऐसे वैल्यूबल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आपसे कोई वीडियोस मिस ना हो जाए।